Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 5 of class 8 data handling of NCERT book. In this video we will be having some introduction about data handling. तो डेटा हैंडलिंग में सबसे पहले हमें डेटा क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे हम अपने डेली वर्क में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास, मान लो आपकी क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास जो है वो 50 है और उनके नेम्स, ये एक तरह से क्या हो गया, डेटा। मतलब कि कुछ आपकी क्लास में मान लो 30 स्टूडेंट्स हैं या 50 स्टूडेंट्स हैं और उनके नेम्स, ये एक लिस्ट बनी हुई है। तो इस ये हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है क्या, कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्लास में हैं और उनके नेम्स क्या क्या हैं। फिर एक हम और इन्फॉर्मेशन अगर गैदर करते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 50 हैं, जो उनके एसएसटी में कितने मार्क्स हैं हर स्टूडेंट की। तो मान लो कि हमने 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखने हैं, तो हमारे पास 50 मार्क्स होंगे, 50 बार मार्क्स होंगे। जैसे मान लो फर्स्ट स्टूडेंट ने 10 मार्क्स लिए और ये टेस्ट जो है 25 का है सपोज। दूसरे स्टूडेंट ने उसने लिए 15 मार्क्स, तीसरे ने लिए 25 का है, तो इसमें आप 20 कर सकते हो। चौथे स्टूडेंट ने 25, फिफ्थ ने 10 और सिक्स स्टूडेंट ने 12 मार्क्स लिए। तो इस तरह से हमारे पास 50 बार मार्क्स होंगे, 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे। दैट मीन्स वी आर हैविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ मार्क्स ऑफ एसएसटी सब्जेक्ट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इसी तरह से हम मान लो एक डेटा, एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। आपकी टीचर ने आपको बोला कि आप एक लिस्ट बनाओ जिसके अंदर आपके क्लास के स्टूडेंट्स के नेम्स और उनकी हाइट होनी चाहिए, और वो हाइट अपने घर से अपनी मेज़र करके और आपको वो उसका इंफॉर्मेशन देंगे। तो आपने एक लिस्ट बनाई जिसमें नेम ऑफ़ स्टूडेंट्स होगा और साथ में हाइट ऑफ स्टूडेंट्स होगी, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये एक तरह से हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गई किसकी, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स। ये इंफॉर्मेशन हो गई हमारे पास एसएसटी मार्क्स, 50 स्टूडेंट्स के एसएसटी में मार्क्स, उनके नेम्स और मार्क्स। और उसके बाद जो हमने सबसे पहले किया उसमें क्या लिखा, हमने 50 स्टूडेंट्स के नेम्स लिखे ही। हमें ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 हैं और उनके नेम्स क्या क्या हैं। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स को अगर हम देखें तो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है हर एक लिस्ट से, हर एक जो हमने कलेक्शन की है किसी भी चीज़ की, चाहे वो हाइट्स की हो, चाहे मार्क्स की हो। इसी तरह से एसएसटी के मार्क्स हैं या मैथ्स के मार्क्स हैं या आपके साइंस के मार्क्स हैं, उनको अगर आप एक टेबल बनाते हो उनकी, तो आपको उसमें से इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं। तो इस टाइप की जो इंफॉर्मेशंस होती हैं उनकी कलेक्शन, जैसे इन्फॉर्मेशन तो एक है, जैसे मान लो एक स्टूडेंट है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कि उसके मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, मान एसएसटी में कितने मार्क्स हैं 15, और दूसरी की मिल रही है उसके एसएसटी में कितने मार्क्स हैं 20। तो हर एक की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन जब ये पूरी कलेक्शन हो गई 50 स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन की, इस पूरी कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, डेटा। तो डेटा की जो डेफिनेशन है वो क्या हुई, द ये जो पूरी द कलेक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज, उसको क्या बोलेंगे, नोन एज डेटा। उसको डेटा बोलेंगे, क्योंकि ये अगर हम इंडिविजुअली देखें तो एक एक बच्चे की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जब हमने इन सब बच्चों की कलेक्शन कर ली, लिस्ट बना ली, उस कलेक्शन में क्या है, सभी बच्चों की इन्फॉर्मेशन है कि उनके एसएसटी के मार्क्स हैं, या फर्स्ट लिस्ट में सब स्टूडेंट्स के नेम्स हैं और हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 50। और इसी तरह से जो हमने थर्ड लिस्ट बनाई हाइट ऑफ स्टूडेंट्स की, उसमें हमने क्या किया कि उसमें नेम ऑफ स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है और साथ में हाइट की, और सारे 50 की 50 स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन है। तो इसका मतलब एक बच्चे की एक इन्फॉर्मेशन, उसको हम डाटा नहीं कहेंगे। जब हमारे पास 50 स्टूडेंट्स, मतलब कि कुछ
पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जब हमें लिस्ट पता है तो वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बन गई। तो उस कलेक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ये अब ये ज़रूरी नहीं है कि यही इंफॉर्मेशन हो, इंफॉर्मेशन और भी होती है। जैसे अब पॉपुलेशन काउंटिंग होती है तो उसमें कुछ लोग हमारे घरों में आते हैं और वो क्या करते हैं, हमारे जो सभी मेंबर्स के नेम्स नोट करते हैं, उनकी एज नोट करते हैं। तो ये भी एक तरह से वो कलेक्शन कर रहे हैं पूरे किसी एक पर्टिकुलर एरिया की। जब वो कलेक्शन कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो पॉपुलेशन काउंटिंग का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं किस पर्टिकुलर एरिया का जिसमें वो गए हैं, तो इसको भी डाटा ही बोलेंगे। तो अल्टीमेटली जो हम डेटा की डेफिनेशन देंगे वो क्या होगी, द कलेक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा। नाउ सेकेंड इज पिक्टोग्राफ। अब पिक्टोग्राफ क्या है, अब कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ों को हम पिक्चराइज करके उसका डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको उसको उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो कि ये दिस इज़ ऑन द पेज नंबर 69 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, एक पिक्टोग्राफ को एक्सप्लेन किया गया है। और इसमें क्या है कि पिक्टोग्राफ है क्या, जैसे मान लो मैं एक सिंबल बनाती हूँ, सपोज दिस इज द सिंबल ऑफ ए बॉल, राइट। और एक बॉल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 100 बॉल्स को, राइट। अब अगर एक बॉल 100 बॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और मैं यहाँ पर 1 2 एंड 3 बॉल्स अगर मैं यहाँ बनाती हूँ तो दैट मीन्स ये क्या होगा, 300 के इक्वल होगा। अगर मैं यहाँ पर 4 बॉल्स बनाती हूँ तो दैट विल बी इक्वल टू 400, ये 400 के इक्वल होगा, क्योंकि हमें पता है कि एक बॉल जो है वो 100 बॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर ये लिखती हूँ एक तो ये, और साथ में मैं ये हम नहीं लेते फुल, और साथ में मैं ये लिख देती हूँ ऐसे, तो ये हाफ बॉल हो गया। दैट मीन्स 100 तो ये, और 100 का हाफ कितना हुआ 50। दैट मीन्स ये 100 और ये 50 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 150 बॉल्स। तो इस तरह से जब हम कुछ नंबर्स को पिक्चर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ। तो व्हाट इज पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा यूजिंग सिंबल्स। अब ये डेटा कैसे हो गया, ये तो हमने सिर्फ सिंबल्स की बात की। मान लो अब इन्हीं जो सिंबल्स हैं इसमें ये कहा गया कि किसी शॉपकीपर ने जैसे जनवरी में उसने 1 बॉल ये 100 बॉल्स सेल की, और फेब में उसने 300 बॉल्स सेल की, और जनवरी फरवरी उसके बाद मार्च में उसने क्या किया, 400 बॉल्स सेल की, और अप्रैल में उसने कितनी बॉल सेल की, 150। तो अब ये इन्फॉर्मेशन बन जाती है। पहले क्या था, जब हमने मंथ्स नहीं लिखे थे, हमने सिर्फ ये रिप्रेजेंट किया था, तो ये सिर्फ एक सिंबॉलिक फॉर्म थी, सिंबल्स थे कि एक बॉल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 किसको करेंगे, 4 किसको करेंगे, 1.5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, कितने बॉल्स को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जब हमने ये बात की कि एक शॉपकीपर जनवरी में 100 बॉल्स को सेल कर रहा है, फैब में 300 बॉल्स सेल कर रहा है, मार्च में 400 बॉल्स सेल कर रहा है, अप्रैल में 150 बॉल्स सेल कर रहा है, तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन को जब हमने सिंबल्स की हेल्प से ये तो हमने यहाँ ये लिखा है क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने समझाया कि ये इसके इक्वल है। यहाँ पर आपको अगर ये दिया हुआ होता है कि ए शॉपकीपर sells the balls as given in the figure and 1 ball represents 100 balls, to represent this information इन अ पिक्टोग्राफ, इसको पिक्टोग्राफ की हेल्प में इसको रिप्रेजेंट करना है। और हमें ये बता दिया गया है कि 1 बॉल रिप्रेजेंट्स 100। तो उसके बाद आपको ये बताना होगा कि फेब में वो कितने बॉल्स सेल करता है, मार्च में और अप्रैल में। तो आप यहाँ से काउंट करके यहाँ पर ये लिख दोगे, एंड दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा विच इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। तो पिक्टोग्राफ क्या हुआ कि पिक्टोग्राफ इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल का मतलब पिक्चर्स की फॉर्म में, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन
ऑफ अ गिवन डेटा, या गिवन डेटा ही कह सकते हो, बिकॉज इन्फॉर्मेशन तो कलेक्शन होती है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गिवन डेटा। ये हो गया पिक्टोग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट है बार ग्राफ। ये आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा। व्हाट इज़ बार ग्राफ? बार ग्राफ क्या है? ये भी एक क्या है कि डेटा को रिप्रेजेंट करने की एक फॉर्म है, जिसके अंदर डेटा को बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो बार्स होते हैं उनकी विड्थ ऑलमोस्ट सेम होती है। हमें दो इन्फॉर्मेशन दी होती हैं, एक को हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लेना होता है और एक को वाई एक्सिस के, और उसके बाद हमें उनको बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। मान लो हमारे पास है कि एक डेटा है कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के 5 ईयर्स के मार्क्स हैं। एक क्लास है, उसमें 5 ईयर्स के मार्क्स हैं, और वो कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि पहले साल में जैसे 50 स्टूडेंट्स थे, उसमें क्या था कि डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स यूनिफॉर्म विद देयर हाइट्स। अब इस बार ग्राफ में क्या करते हैं, सबसे पहले हम चलो हम एग्जांपल बाद में लेते हैं कि बार होता क्या है। जैसे बार क्या होता है, एक इस टाइप का फिगर है जिसको हम बार कह रहे हैं, और इसमें है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8। मान लो कि 8th क्लास में 5 ईयर्स का रिजल्ट है, ठीक है, और उसमें क्या गिवन है कि 203 से 204 में कितने स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने वो अपीयर हुए, 204 to 5 में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए, 205 से 206 में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए एग्ज़ाम्स में। मान लो कि हमारे पास ये डाटा है कि सपोज वी आर हैविंग डाटा लाइक दिस। ये हमारे पास एक टेबल है और इसमें हमें दो चीज़ें गिवन है, एक तो ईयर और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्ज़ाम। क्लास 8 में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए, ये तो हो गए ईयर्स, और ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्ज़ाम। कौन से एग्ज़ाम में? 8th क्लास के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर मैं अगर 2004 से 2005, फिर 2005 से 2006, फिर लेते हैं 2006 से 2007 एंड 2007 से 2008। अब 2004 और 5 का सेशन जो था उसमें 8th क्लास में कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया? सपोज 100 ने। नेक्स्ट ईयर में 150 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में बैठे, नेक्स्ट ईयर में 250 बैठे, और नेक्स्ट ईयर में 300 स्टूडेंट एग्ज़ाम्स में बैठे। हमने इसका बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ में क्या है कि ये जो ईयर है ये तो एक ही ईयर, एक ही सेशन की बात हो रही है, तो ये जो बार है उनकी विड्थ जो है ये इक्वल आएगी। इनको हमने बार से रिप्रेजेंट करना है, तो हम जो इक्वल विड्थ है उसको हम एक्स एक्सिस के अलोंग ले लेंगे, और जो हमें डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्ज़ाम अलग अलग ईयर्स में अलग अलग हैं, उसको हम वाई एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ लेते हैं वाई एक्सिस और ये लेते हैं एक्स एक्सिस। अब ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अलोंग हम क्या ले लेंगे? ईयर्स। यहाँ लिख देते हैं ईयर या सेशन, कुछ भी लिख सकते हो, ईयर्स। और ईयर्स में पहला ईयर क्या है? 2004 to 5, फिर 2005 to 6, फिर 2006 to 7, देन 2007 to 8। इस सेशन में ये जो 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो सेम विड्थ हो जाएगी क्योंकि एक एक ईयर है। ये जो विड्थ है इसमें हम जो गैप लेंगे, ग्राफ पर अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो जो गैप लेंगे वो सेम होगा, इधर भी सेम ही होगा। इसके लिए हम स्केल लिखते हैं। स्केल में क्या लिखते हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस
एक्स एक्सिस। चलो ये जो स्केल है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको जब हम सम करेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 100, 150, 250 एंड 300, इसमें हम सबसे कम देख लेते हैं कितना है, 100 है। तो हम गैप अगर 50-50 का लें तो हमारी जो मैक्सिमम है 300 तक जाएगा। 100 का लें तो 100, 200, 300, तो 3 हमारे कॉलम्स आएंगे। तो हम 50-50 का गैप लेते हैं। दैट मीन्स पहले हम यहाँ 50 का मार्क करेंगे, फिर यहाँ 50 के बाद 100 का मार्क करेंगे, फिर 100 के बाद 150 का, 150 के बाद 200 का, 200 के बाद 250 का, और लास्ट में यहाँ कहीं हमारे पास क्या आ जाएगा, 250 के बाद 300 आ जाएगा। तो अब जैसे फर्स्ट ईयर में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए, 100। तो इसको हमने बार ग्राफ से प्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे, 100 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ इस बार को हम 100 तक ले जाएंगे और इसकी जो विड्थ है इतनी रख लेंगे, बराबर विड्थ रखेंगे सबकी। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन में 150 अगर स्टूडेंट्स अपीयर हुए तो 150 और इसकी विड्थ भी हम इतनी रख लेंगे, ये बार एक दूसरे के साथ टच नहीं होने चाहिए। फिर 250, 267 में 250, अब 250 यहाँ है और इसको हम यहाँ पर ले जाते हैं 250 और इसकी भी विड्थ इतनी रख लेते हैं। और ये जो है हमारा नेक्स्ट है लास्ट 300, और वो 2007-8 में 300 स्टूडेंट अपीयर हुए। तो 2007-8 को हम 300 के सामने लेके जाएंगे और ये हमारा जो है ये इस सेशन का बार आ जाएगा। तो ये सारे बार्स जो है ये ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप चाहो तो ये ईयर्स जो हैं आप इनके बीच में भी लिख सकते हैं, 2004-5, 2005-6, 2006-7, 2007-8। और ये जो है अब इधर क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स अपीयर्ड, कितने स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए। तो ये जो अलग अलग बार्स रिप्रेजेंट कर रही हैं अलग अलग सेशन में कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए, इस टाइप का जो डेटा है अगर हम उसको इस टाइप की ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज नोन एज बार ग्राफ। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम होता है, एक हिस्टोग्राम जो होता है उसमें और इसमें डिफरेंस है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी कि हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस है। अब अगर हमें कोई डाटा दिया हुआ है उसको हमने बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है तो हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि जो नीचे हमें विड्थ सेम लेनी है, किसकी, बार्स की विड्थ सेम लेनी है। और यहाँ पर जैसे ये हमने एक पॉइंट लिया तो एक पॉइंट यहाँ लेंगे, दैट मीन्स ये बार यहाँ पर फिनिश होगा और नेक्स्ट बार यहाँ से शुरू होगा। जब हम बार ग्राफ के सम्स करेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज़ नोन एज बार ग्राफ। उसके बाद फिर आगे है डबल बार ग्राफ। अब मान लो डबल बार ग्राफ में क्या होगा, व्हाट इज डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में क्या होगा कि एक ही ग्राफ में, बार ग्राफ तो होगा लेकिन एक ग्राफ में दो बार बार्स ड्रॉ करेंगे हम। दैट मीन्स हमें 2 इन्फॉर्मेशंस को एक ही ग्राफ के अंदर शो करना है डबल बार से। इसमें मैं इसको डिटेल में हम बाद में करेंगे, पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि डबल बार ग्राफ में क्या होगा। अगर मान लो हमारे पास जैसे ये डाटा था 204 to 5, 205 to 6, 6 to 7 जो हमने पीछे किया, इसके साथ हमें एक और डाटा भी दिया होता। मान लो कि ये टेबल इस तरह से होती, जैसे हमारे पास पहले जो टेबल थी वो क्या थी, उसी को पहले लिख लेते हैं और इसके 3 पार्ट्स लगाते हैं हम, ठीक है। 3 पार्ट्स लगाते हैं अगर, तो इसमें क्या होगा कि जो ये हो गया ईयर, ओके, और यहाँ पर हमारे पास है 204 to 5, देन 204 to 5 के बाद फिर हमारे पास जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है 2 टाइप की इंफॉर्मेशन रहेगी हमारे पास, ये 2004 to 5 की, और इसको भी हम यहाँ लेते हैं 2004 to 5, ये यहाँ पर लेते हैं, इस कॉलम को छोड़ते हैं। एक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास 2004 to 5 की और एक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास 2005 to 6 की, और इसके अंदर हमारे पास कुछ डेटा है 2004 to 5 में। जो अब डिफरेंट क्लासेस हैं यहाँ पर, मान लो यहाँ पर है 6, यहाँ 7, यहाँ 8 और यहाँ पर 9, राइट। 2004-5 में 6 में
50 स्टूडेंट्स थे, 7th में 30 स्टूडेंट्स थे, 8th में 40 स्टूडेंट्स थे और 9th में 35 स्टूडेंट्स थे। इसी तरह से 2005-06 में अब जैसे सेशन चेंज होता है तो क्लासेस में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। तो 2005-06 में हमारे पास 6 में 40 स्टूडेंट्स हो गए, 7th में 25 हो गए और 8th में हो गए हमारे पास 30 स्टूडेंट्स और 9th में हमारे पास हो गए 25 स्टूडेंट। अब इस डेटा को हमने बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। अब अगर बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है तो ये हमारे पास दो टाइप के बार्स आएंगे। कैसे आएंगे? एक हमारे पास 2004-05 का बार ग्राफ आएगा और एक हमारे पास आएगा 2005-06 का बार ग्राफ आएगा। अब हमें इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? हम यहाँ पर एक सिंबल लिखेंगे, दो टाइप के सिंबल लिखेंगे। ये मान लो रिप्रेजेंट कर रहा है 2004-05 के डेटा को, और ये सिंबल जो रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली ब्लैंक, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2005-06 के डेटा को। तो अगर हमने इसके बार्स बनाने हैं तो जब हम 2004-05 का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम ये वाला सिंबल लगाएंगे, जब 2005-06 का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये वाला सिंबल लगाएंगे। जैसे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक साइड तो हम क्या ले लेंगे कि यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 6, 7, 8 और 9th की क्लासेस हमारे पास 6, 7, 8, 9th है और नंबर ऑफ मेन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है 50 है कब, 2004-05 में, और क्लासेस कौन सी हैं, 6, 7, 8, और यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 6 to 9। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एक हमारे पास है क्लासेस। अब क्लासेस को हम एक्स एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम ले लेते हैं वाई एक्सिस के अलोंग। और जो हमारे ईयर्स हैं उनको हमने बार्स के फॉर्म में शो करना है। और बार की फॉर्म में क्यों शो करना है, क्योंकि हमारे पास दो टाइप के ईयर्स हैं, एक 2004-05 और एक 2005-06। तो ये दो टाइप के बार्स बनेंगे। हमारे पास टोटल वी आर हैविंग 3 थिंग्स, एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक क्लासेस और एक ईयर्स। तो ईयर्स को तो हमने बार से रिप्रेजेंट करना है। बाकी बचे हमारे पास दो चीज़ें, एक हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम वाई एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं और जो हमारी क्लासेस हैं उसको हम एक्स एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये हमारा ओरिजिन होता है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 6th क्लास और यहाँ से हम यहाँ लिखते हैं 7th और यहाँ 8th और यहाँ पर हम लिखते हैं 9th। ये हमारी हो गई क्लासेस। तो ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास। अब यहाँ डेटा में देखें 2004-05 में 50 स्टूडेंट्स थे। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हमारा मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही हम ये स्केल लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम पहले टाइप का 2004-05 का ग्राफ, अभी बार ग्राफ देखते हैं। इसमें कम से कम 30 हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 50 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। तो हम गैप ले लेते हैं, 15 का ले लेते हैं गैप, या 20 का ले लेते हैं, 20, 40 और 60। तो ये तो कम बॉक्सेस बनेंगे हमारे, तो हम 15 का या 10 का ले लेते हैं। सो 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। अब 2004-05 उसमें 6th क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे, ये 6th क्लास और ये स्टूडेंट्स 50। ये हमने 2004-05 का लेना है। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसको हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे, इस सिंबल से। दैट मीन्स 6th क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे, 50। कब, 2004-05 में। ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब हम ये लिख रहे हैं तो दैट मीन्स यहाँ से पता चल रहा है कि 2004-05 में कितने स्टूडेंट्स थे 6th क्लास में, 50। और 2005-06 में कितने स्टूडेंट्स थे 6th क्लास में, 40। तो इसके साथ ही हम क्या करते हैं, 2005-06 का ग्राफ इसके साथ बना देते हैं। बिल्कुल इसके साथ बार ग्राफ बन जाएगा, इसके साथ टच होता हुआ
तो उसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, और वो किसके सामने लिखेंगे, 40 के, क्योंकि ये 40 है। तो इस तरह से एक ग्राफ से हमें डबल बार ग्राफ जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो दो दो इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं कि 2000 अगर 4-5 का डाटा देखना है तो हम ये ग्राफ देख लेंगे, अगर 2005-6 का डाटा देखना है तो हम ये ग्राफ देख लेंगे। तो हमें दो दो इन्फॉर्मेशन, 2 ईयर्स की इन्फॉर्मेशन एक ही ग्राफ में से मिल रही हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल बार ग्राफ। इसी तरह से 7th क्लास में 2004-5 में कितने स्टूडेंट्स थे, 30। यहाँ हम 30 ले लेते हैं। 7th क्लास यहाँ है, सॉरी 7th क्लास यहाँ ये नहीं है, ये हमारी बार है 7th क्लास की 30 स्टूडेंट्स की, इसको हमने यहाँ लिखा। और ये कब की है, 30 स्टूडेंट्स 2004-5 की, तो इसको हमें इस तरह से शेड करना है। और जो दूसरा है 2005-6 का, उसको शेड नहीं करना, उसमें 7th क्लास में 25 स्टूडेंट्स है, तो 25 ये 20 है, और यहाँ जाकर कहीं 5 आ जाएगा, बिकॉज 20 और 30 के बीच में 10 का गैप है, तो 5 यहाँ कहीं हाफ में होगा, तो 25 जो है वो यहाँ आएगा। और इसके साथ हम क्या करेंगे, प्लेन बार बना देंगे, शेडेड बार नहीं बनाएंगे। ये फिर से डबल बार ग्राफ आ गया। यहाँ हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अगर आप ये मेंशन नहीं करते तो फिर आपको हर बार के सामने लिखना पड़ेगा कि ये 2004-5 का है, ये 2005-6 का है। इसी तरह से 8th क्लास में क्या होगा कि जो 2004-5 में 40 स्टूडेंट्स थे, 40 स्टूडेंट्स 8th क्लास में, यहाँ 8th क्लास है और ये 40 के सामने हमने ड्रॉ कर दिया इसको। और ये जो है अगेन दिस विल बी शेडेड, ये शेडेड हो जाएगा क्योंकि ये 2004-5 का है, और 2005-6 का अनशेडेड होगा। और उसमें 8th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 30, तो 30 ये है यहाँ पर। इसके साथ हमने अनशेडेड एक और बार बना दिया, तो यहाँ पर ये डबल बार ग्राफ का मतलब ये बार्स तो है, इनके बीच में गैप तो है, लेकिन दो दो बार्स के बाद गैप है। जैसे हमने यहाँ पर ये वाला ग्राफ किया था, तो इसमें एक बार के बाद गैप, फिर एक बार के बाद गैप, फिर एक बार। यहाँ पर ग्राफ तो हैं, बार्स तो हैं, गैप भी है, लेकिन 2 बार्स के बाद गैप है। हमें 2 बार्स जब बना लेने हैं तो उसके बाद इनको इसके साथ टच नहीं करना, इसलिए हम इनको बार ग्राफ बोल रहे हैं। उसके बाद फिर क्या है कि 9th क्लास में 2004-5 में कितने स्टूडेंट्स थे, 9th क्लास में 2004-5 में 35 स्टूडेंट्स, तो 35 यहाँ कहीं आएगा, और 9th क्लास के सामने लेकर जाते हैं इसको, और ये आ गया 2004-5 का ग्राफ। ये शेडेड लगा देंगे, और अनशेडेड में कितने आएंगे, 2005-6 में 20, और ये 25 यहाँ कहीं आएगा, और ये अनशेडेड आ जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज नोन एज डबल बार ग्राफ। इसको हम क्या बोलेंगे, डबल बार ग्राफ। थैंक यू।